आप देख रहे हैं 5 की बात। 11 नवंबर की देर रात देहरादून में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक इनोवा कार कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि इनोवा में सवार 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें से 2 लोगों के सर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर गए थे। कार की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो डरा देने वाला है। सड़क पर मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। कार की छत गायब थी और सीटों के बीच लाशें धंसी हुई थीं। कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई थी। कार में 7 लोग सवार थे, 3 लड़कियां और 4 लड़के। 6 की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या गाड़ी तेज स्पीड में चल रही थी? क्या लोग रेस लगा रहे थे? पुलिस का कहना है कि इन सब सवालों के जवाब के लिए घायल लड़के के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि वो ये सब बता सके कि हादसे की वजह क्या थी। हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे भी विक्टिम हमारा ठीक हो जाए, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी और जो जानकारी होगी उसको ऑफिशियली हम शेयर भी करेंगे, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर भी रोक लगे, या कोई अगर त्रुटि ड्राइवर के द्वारा हो पाई या नहीं देख पाए वो गाड़ी को, या क्या परिस्थितियाँ रहीं। क्योंकि इस संबंध में जो मुझे लगता है विक्टिम है जो अभी अस्पताल में अभी जो इलाजरत है, उसके होश में आने के बाद, जो नॉर्मल होने के बाद सभी चीज़ों पर मुझे लगता है कि चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे चलते देहरादून हमारे सहयोगी किशोर रावत के पास। किशोर, इस दर्दनाक हादसे का एक ही चश्मदीद है, एक ही गवाह भी है और एक ही विक्टिम है जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, उसकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी आप लोगों के पास? देखिए, उसकी जो हालत है वो क्रिटिकल है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और पास ही के अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था। जिस रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ उसी के पास के अस्पताल में भर्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गाड़ी की स्पीड थी ये बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ से गाड़ी की जो हालत है उससे ये मुश्किल कहना मुश्किल था कि इसमें शायद कोई बचा होगा। लेकिन जो सबसे इनोवा जो गाड़ी है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसके सबसे पीछे जो सीट होती है उसमें बेसिकली जहां लोग अपना लगेज रखते हैं वहां पर ये युवक बैठा था, तो इसकी जान बच पाई है। लेकिन उसके बगल में जो चालक होता है उसके बगल में जो युवक और युवती थे, जिनके सर जैसी कंटेनर क्योंकि क्रॉस हुआ और कंटेनर का पिछला हिस्सा लगा और गाड़ी का लेफ्ट हैंड साइड इस पे टकराया और बहुत तेज गति थी, जिससे उन दोनों की गर्दन वहीं कट कर गिर गई और बाकी वो गाड़ी डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी जगह यानी दूसरी साइड पेड़ पे टकरा गई, जिसकी तरफ से जिसमें 6 लोगों की वहीं पर मौके की मौत हो गई। इन सब की उम्र 18 से 24 साल के बीच की उम्र है और ये रात को नई गाड़ी लेने के बाद इन्होंने गाड़ी बताया जा रहा है कि धनतेरस पर कार ली थी और उसके बाद इन्होंने पार्टी की डिमांड करी थी और ये आपस में दोस्त पार्टी की डिमांड करते हुए रात को एक फेस्टिवल से होते हुए वापस जब घर की तरफ आ रहे थे तो ये हादसा हुआ है। दूसरी बात है, ये एक्सीडेंट होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एक BMW गाड़ी के साथ इन्होंने रेस लगाई थी, लेकिन वो BMW गाड़ी कहाँ है, वो क्या नंबर था उसका अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज है उसमें कई जगह पे देखा है गाड़ी नॉर्मल स्पीड की जा रही थी, लेकिन जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ उसी रोड पर काफ़ी दूर से ये काफ़ी स्पीड से बताई जा रही है, क्योंकि आसपास के जो जगहों पर गार्ड लगे हुए थे, ONGC के गार्ड थे, इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स के गार्ड थे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि गाड़ी काफ़ी तेज़ से निकली थी और एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जिसके बाद वो तमाम जो लोग वहाँ दौड़े और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और मौके पर जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसके बाद वहीं पर 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। जी जी किशोर, नई गाड़ी थी, एडवेंचर के लिए निकले थे ये नौजवान, लेकिन अब राजधानी दिल्ली जैसी जगहों में बहुत सख्ती होती है दिल्ली की सड़कों पर। आप सीट बेल्ट लगाकर अगर नहीं चलेंगे तो चालान कटता है। आप फ़ोन पर बात कर रहे हो गाड़ी चलाते वक्त तो चालान कटता है। आप अगर शराब पीकर चला रहे हैं तो अगर आप पकड़े गए तो चालान कटता है। ऐसे में देहरादून की सड़कों पर क्या ये सख्ती आम तौर पर आपने देखी है? देखिए, देहरादून की सड़कें अगर बात करें या फिर यहाँ पर पुलिस का खौफ की अगर बात करें तो अक्सर पुलिस यहाँ पर जो नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करते हैं उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उनसे जो भी फीस होता है वो चार्ज होती है। इसके अलावा रात के 10 बजे कुछ जगहों पर पुलिस जरूर मुस्तैद रहती है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे देहरादून के आउटर इलाके में काफ़ी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पर जो छात्र पढ़ने आते हैं
जाहिर सी बात है कि वो अपने परिवार या पिता जो अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं तो वो महंगी गाड़ियाँ, चाहे वो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी है, इसके बाद मोटरसाइकिल भी काफ़ी 10-10 लाख 15-15 लाख की मोटरसाइकिल पे घूमते हैं और स्टंट करते हुए दिखते हैं। इससे पहले ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इससे पहले कई एक्सीडेंट, चाहे वो मसूरी घूमने बिना घर बताए मसूरी निकल गए और वहाँ एक्सीडेंट में पाया गया कि ये इस कॉलेज के छात्र थे जो रात भर वहाँ निकले और एक्सीडेंट में मारे गए या फिर घायल हुए। तो ऐसे कई हादसे और कई इसी तरीके से हादसे आए कि महंगी गाड़ियाँ लेकर वो निकले हैं। दूसरी बात, अगर पुलिस की चेकिंग की बात है, इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस ज़रूर यहाँ पर पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई है, चेकिंग की है, लेकिन अमूमन इस तरीके से नहीं दिखता है। ये अभी हाल ही का एक वाकया है मंगलवार का। इस एक्सीडेंट के बाद 24 घंटे नहीं हुए थे, आशा रोड़ी जो देहरादून और सहारनपुर का यानी यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पर एक पुलिसकर्मी यानी होमगार्ड था जो आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ था, उसने एक गाड़ी को हाथ दिया। जैसे ही उसने गाड़ी को हाथ दिया वो रुकी, उसके पीछे से लगातार 3-6 गाड़ियां आपस में टकराई, उसमें भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ऐसे कई हादसे हुए, लेकिन अब पुलिस इस एक्सीडेंट के बाद सजग हुई है और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सामने आती है। जी बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट्स के लिए फ़िलहाल इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए आपका शुक्रिया किशोर रावत। और इस हादसे ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान दिलाया है कि हमारे देश में तमाम नियमों को बावजूद सड़क हादसे कितने बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीते 10 साल की बात करें तो 15 लाख मौतें सड़कों पर हुई हैं। साल 2014 से साल 2023 तक सड़क हादसों में करीब 15 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2004 से साल 2013 के बीच में करीब 12 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। साल 2014 में आंकड़ा करीब 1 लाख था और अब साल 2023 में ये हादसों में इजाफा हुआ है और ये करीब 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तमाम सवाल ये हादसा, देहरादून का ये दर्दनाक हादसा खड़ा करता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक गंभीर हालत में है नौजवान जिसका इलाज चल रहा है। एक नई कार थी, उसी का जश्न मनाने के लिए नौजवान इस गाड़ी को लेकर निकले थे और एक कार क्रैश में इनकी दर्दनाक मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से सटे नोएडा की खबर जिसकी एक दिल दहला देने वाली घटना अब सामने आई है। यहाँ के सेक्टर 117 के सोरखा गांव में शहजाद नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। शहजाद की हत्या चाकू से गोद कर की गई। बाद में पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के दौरान हुई। इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया और फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 ग्राहकों का एक मीट की दुकान पर विवाद हुआ। इसके बाद एक ग्राहक ने दूसरे ग्राहक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक की पहचान शहजाद के नाम से हुई है। बाद में पुलिस ने एक एनकाउंटर में अमरजीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। मीट की एक दुकान पे 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया था, जिसमें एक शहजाद नामक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसमें जो अज्ञात व्यक्ति था उसको पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई थी। रात सेक्टर 117 के अंतर्गत उसकी लोकेशन मिली। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया कट्टे से, जिसमें जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसके टांग में लग गई। इस घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। इससे एक कट्टा और आला कतर बरामद किया गया है। पूछताछ से पता चला कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अमरजीत है और ये छपरा बिहार का रहने वाला है। तो एक मीट की दुकान में इतना गंभीर विवाद कि एक शख्स ने दूसरे की इस विवाद के बाद जान ले ली। शुभांग हमारे साथ हैं। शुभांग, अब आखिर बात क्या हुई थी कि एक शख्स ने दूसरे की दुकान के सामने ही जान ले ली? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है कि एक मामूली सी बात को लेकर के नोएडा सेक्टर 117 के सोरखा गांव में एक मीट की दुकान थी। वहां पर 2 शख्स जो थे इनके आपस में बीच में कुछ बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि जो आरोपी है अमरजीत, उसने चाकू से कई बार मृतक जो है मृतक के ऊपर करे। मृतक शहजाद वहां पर उसी समय ज़मीन पर लेट गए। पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल नोएडा सेक्टर थाना के 113 पुलिस में सूचना देने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर शहजाद पूरी तरीके से मर चुके थे और वो ज़मीन पर पड़े थे और लोग आसपास उनके भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि जो आरोपी था उसने अचानक से चाकू से वार करना शुरू किया और वो वहाँ से उसके बाद फरार हो गया।
पुलिस ने इस मामले को लेकर के 3 टीमें बनाई और तीनों टीमों ने लगातार जो आरोपी है उसको ढूंढने की कोशिश करी। उसके बाद आखिरी में 117 के ही जंगलों में जो आरोपी है पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पे गोली मारने के बाद उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल इस आरोपी के और भी ऐसे कुछ मामले सामने आए, बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पुलिस का मानना ये है कि अब इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने की कोशिश की जा रही है। आरोपी फिलहाल छपरा का यानी कि बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर मजदूरी का काम करता था। वहीं जो मृतक है, मृतक की उम्र 35 साल थी, वो मेरठ के रहने वाला था और वो ड्राइविंग का काम यहाँ पर करता था। तो देखिए ये मानसिकता है लोगों की और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है ऐसी मानसिकता पर जो इतनी मामूली सी बात पर किसी की जान लेने को उतावले हो जाते हैं। बिल्कुल, और इस बारे में दोबारा भी नहीं सोचते और जान की कीमत क्या वाकई इतनी सस्ती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए शुभांग आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बनारस के घाट सजे हैं देव दीपावली के लिए, चलेंगे सीधे बनारस इस ब्रेक के बाद। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। कोई भी स्नातक का छात्र अब ग्रेजुएट की डिग्री को वक्त से पहले पूरा कर सकता है, यानी 3 साल या 4 साल की डिग्री को अब 2 साल या 3 साल में पूरा किया जा सकेगा। ग्रेजुएट की डिग्री समय से पहले कैसे ले सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रेजुएशन यानी जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसमें अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि जो अभी तक स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल में मिलती थी, वो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और अगर आप ज़्यादा मेहनत करके कम वक्त में डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो अब यूजीसी आपको एक मौका देगा। यानी अगर 3 साल का कोर्स है और आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो आप उसको 2 साल में भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्री और एग्ज़िट का जो फॉर्मूला है वो यूजीसी देगा। यानी अगर आप कोई स्नातक की डिग्री ले रहे हैं तो 2 साल अगर आप गैप करना चाहते हैं तो उसका भी मौका यूजीसी देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसको लेकर जो है वो तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, उन्होंने ये कहा है कि अभी सारी जो रूपरेखा है वो आधिकारिक तौर पर बनाई जा रही है और आने वाले कुछ दिनों के बाद में पता चलेगा कि आखिर किन किन शर्तों पर ये जो एंट्री और एग्ज़िट है उसको दिया जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अभी ये ज़रूर जानकारी आई है कि 3 साल या 4 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आपको 3 या 4 साल लगाना ज़रूरी नहीं है, आप उसको कम वक्त में भी पूरा कर सकते हैं। ये एक मौका यूजीसी दे रहा है। अब इसको लेकर तमाम सारे जो आपत्तियां हैं वो भी शिक्षाविद की ओर से लगाए जा रहे हैं। मसलन शिक्षाविदों का ये कहना है कि अगर आप पाठ्यक्रम को कम करेंगे तो पहले ही पाठ्यक्रम को कम किया गया है तो ऐसे में जो शैक्षिक गुणवत्ता है उस पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा उनका ये कहना है कि जो पढ़ाई की गंभीरता है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा और ओवरऑल उनका ये कहना है कि जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो इस पर असर डालेगा। अब अभी आने वाले वक्त में इसको 2025-26 से इसको लागू किया जाएगा। तो अभी जब यूजीसी इसका नोटिफिकेशन निकालेगी तो इसमें तमाम सारी शर्तें पता लगेंगी कि आखिर स्नातक कोर्स को आखिर जल्दी कैसे पूरा किया जा सकता है और अगर थोड़ा देर से आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए किन शर्तों की ज़रूरत होगी। दिल्ली से पवन कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब काशी की दिवाली। वाराणसी में आज देव दीपावली का भव्य पर्व बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस साल काशी के 84 घाटों पर लगभग 11 लाख दीप जलाए जाएंगे।
देव दीपावली यानी देवों की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बनारस के घाटों को आज ही के दिन दीपों से सजाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने आज के दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारा था और इसलिए आज ही के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी में आस्था और पर्यटन के एक नए प्रतीक नमो घाट का लोकार्पण किया। गंगा तट पर गंगा आरती, लेजर शो और आतिशबाजी की जाएगी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो 84 घाटों पर लगभग 11 लाख दीप आज के दिन जलाए जाएंगे। देव दीपावली की खासी तैयारी है। बनारस की घाटों की ये भीड़ आप देख सकते हैं। देश विदेश से सैलानी आज इस भव्य आयोजन में शरीक होने के लिए पहुंचते हैं बनारस में। और ये बनारस की कुछ तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर में ये देव दीपावली मनाने की शुरुआत होगी। 11 लाख दिए जो हैं बनारस की घाटों में लगाए गए हैं, जिन्हें अब शाम को जलाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारा था और इसीलिए आज देव दीपावली मनाई जाती है इसी खुशी में। और श्रद्धालु और सैलानी दोनों बड़ी तादाद में आज के दिन बनारस के घाटों पर मौजूद हैं। इंतजार है इस भव्य आयोजन का। आप ये तैयारी देख रहे हैं दिन भर की। आज घाटों की तैयारी उनके सजाया संवारा गया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी में आस्था और पर्यटन के एक नए प्रतीक नमो घाट का लोकार्पण भी किया। गंगा तट पर गंगा आरती, लेजर शो और आतिशबाजी की जाएगी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में ये भव्य आयोजन शुरू होगा। 11 लाख दिए 84 घाटों पर जलाए जाएंगे। सैलानी के लिए एक बड़ा मौका होता है कि बनारस की घाटों में आकर वो इस आयोजन से जुड़े। तो ये तस्वीरें हैं अब से कुछ देर पहले की, जब लाखों की तादाद में लोग बनारस की घाटों पर जुट चुके हैं। अब तैयारी वहाँ पूरी है। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं बनारस के घाटों की, जहां पर तैयारी हो चुकी है। आज शाम होते ही अंधेरा होते को जलाया जाएगा और देव दीपावली आज बनारस के घाट में मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली बनारस में मनाई जाती है। जी अरे भैया नीचे हो जाओ आप। अंधेरा होते ही दीपों को जलाया जाएगा। 11 लाख दीपों को जलाने का इंतज़ाम 84 घाटों में किया गया है। आप देख सकते हैं सैलानी घाटों के इस तरफ मौजूद हैं, तो कुछ क्रूज़ में निकले हैं। नदी के बीचों बीच हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए, उसको उसका गवाह बनने के लिए अब से कुछ देर में करीब 11 लाख दिए बनारस की घाटों में जलाए जाएंगे। देव दीपावली एक बड़ा त्यौहार है बनारस में और आज ही के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, इसलिए आज देव दीपावली बनारस की घाटों में मनाई जाएगी। तो लौटेंगे बनारस की घाटों में जैसे ही दीप वहां जलाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने से रोका गया है। चैंपियंस ट्रॉफी को स्कार्डू, हुंजा और मुजफ्फराबाद में ले जाना चाहता था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। इसे अब खबर आ रही है, बड़ी खबर, कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने से रोका गया है। विमल मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। चलते हैं सीधे विमल मोहन के पास। विमल, इस बारे में भी और क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज से उन्होंने ये जो टूर है, जो ट्रॉफी जब भी आती है, जैसे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो इंडिया में ट्रॉफी गई थी,
तो इस तरह से पाकिस्तान का प्लान था। करीब तकरीबन 100 दिन के करीब बाकी हैं और ये प्लान था कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में ले जाए, जिसपे ना भारत या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है कि आप ले जाए। लेकिन यही बात जो बार बार कह रहा है भारत, इसलिए भी शायद नहीं खेलना चाहता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान आप एक तरफ तो खेल की बात करते हैं और फिर खेल का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप पीओके में अगर उसको ले जाते हैं तो आप एक अलग जो स्पोर्ट्स को स्मोक स्क्रीन बनाकर आप जो यूज करते हैं, वो इस बात के लिए भले भारत ने इस तरह से कुछ कहा नहीं है अब तक, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। 2009 में श्रीलंकाई टीम पे जो अटैक हुआ तो बहुत ज्यादा अगर खतरे को देखें, हमले को देखें तो बहुत ज्यादा ऐसी पुरानी बात नहीं है कि आप उसको सिक्योरिटी कंसर्न को माने नहीं। बाकी टीमें जाती हैं, बाकी टीमें लेकिन टारगेट पे नहीं रहती। टीम इंडिया जाती है, टीम इंडिया पोटेंशियल टारगेट हो सकता है और एक बहुत बड़ी वजह थी और यही बात है आईसीसी ने उनको मना किया है कि पीओके के जो 3 शहरों का अपना नाम लिया है वहां पे वो नहीं ले जा सकते ट्रॉफी को। पर होता क्या है जब कोई ट्रॉफी किसी देश पहुंचती है तो क्या ये वो देश तय करता है कि वो किन किन शहरों में इस ट्रॉफी को घुमाएगा, लेके जाएगा? नहीं, होता यही है कि हम जैसे अगर इंडिया होस्ट था तो इंडिया को यह हक मिलता है कि आप कहां कहां ले जाए, लेकिन आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो आईसीसी को जाहिर तौर पर परेशानी होगी, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स को आप अलग अलग जो जैसे विवादित देश है उसका झंडा आप नहीं फहरा सकते हैं, आप कोई ब्लैक झंडा नहीं फहरा सकते हैं। आप उन शहरों में जरूर ले जा सकते हैं, टूर करवा सकते हैं, उसको टूर्नामेंट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो स्पोर्ट्स की जो अपेक्स बॉडी है क्रिकेट की आईसीसी, उसको परेशानी हो, उसको उज्र है और जाहिर तौर पे ये कंसर्न है ताकि स्पोर्ट्स का बेवजह राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो और इसलिए आईसीसी ने उसे मना किया। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विमल मोहन आपका। तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाने से रोका गया है। 3 शहरों में, पीओके के 3 शहरों में पाकिस्तान इस ट्रॉफी को ले जाना चाहता था, जिसे अब रोका गया है। और अब वापस लौटते हैं बनारस के घाटों की तरफ, जहां पर आज देव दीपावली की धूम है। भव्य पर्व के लिए बड़ी तैयारियां आज सुबह से ही वहां की जा रही हैं। आस्था और विश्वास का प्रतीक है ये देव दीपावली का पर्व। 84 घाटों पर लगभग 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस की घाटों का, जहां पर तैयारी चल रही है जोर शोर से। जैसे ही शाम होगा, अंधेरा होंगे तो उसके बाद दीप वहां जलाए जाएंगे। देव दीपावली यानी कि देवों की दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपावली मनाई जाती है। बनारस के घाटों को आज के दिन दीपों से सजाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारा था और इसलिए आज ही के दिन देव दीपावली इसी खुशी में मनाई जाती है। इसकी तैयारी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सुबह से ही हो रही थी। हज़ारों लाखों की तादाद में जो देश विदेश से आए सैलानी हैं और श्रद्धालु हैं, सब बनारस की घाटों में पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी काशी में आस्था और पर्यटन के एक नए प्रतीक नमो घाट का लोकार्पण किया। गंगा तट पर गंगा आरती, लेजर शो और आतिशबाजी की जाएगी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो इसकी पूरी तैयारी है। 84 घाटों को सजाया जाएगा दीपों से। करीब 11 लाख दीप आज देव दीपावली के मौके पर बनारस की घाटों में जलाए जाएंगे और ये एक बड़ा पर्व होता है दिवाली के बाद देव दीपावली का। बनारस की घाटों का जो आज मंजर है, जो दृश्य है, वो देखते ही बनता है और इसको देखने के लिए देश विदेश से सैलानी भी पहुंचते हैं इसमें शरीक होने के लिए। बिल्कुल भर चुका है बनारस का ये घाट। लोग वहां पर गवाह बनना चाहते हैं इस भव्य पर्व का। इसकी तैयारी पूरी है इस वक्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसी की तैयारी आप देख सकते हैं। लेज़र लाइट्स लग चुकी हैं बनारस की घाटों में। देव दीपावली की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाइटों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें लग चुकी हैं घाटों पर और अब दीप जलाए जाएंगे, जिसका
सीधा आप प्रसारण आप देख रहे हैं NDTV पर। ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त बनारस की घाटों की। 11 लाख दीप जलाने का इंतज़ाम आज वहाँ किया गया है। 84 घाट हैं बनारस में और सभी घाटों को इन दीपों से सजाया जाएगा। घाटों को रंग बिरंगी लाइट से भी सजाया गया है। बड़ा पर्व है, भव्य पर्व है। जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है, वो इस यहाँ खींचे चले आते हैं। देशी विदेश से सैलानी भी आज के इस आयोजन में शरीक होने के लिए बनारस आज पहुँचते हैं। बनारस के घाटों की सीधी तस्वीरें, लाइटों से ये घाट अब सज चुकी हैं और किसी भी वक्त अब ये देव दीपावली यानी कि 11 लाख दिया जलाए जाएंगे। लेज़र शो की तस्वीरें हैं। लेज़र शो का खासा इंतज़ाम किया गया है। इसे देखने के लिए क्रूज़ पर भी लोग निकले हैं। नदी के इस तरफ भी लोग हैं, घाट पर तो मौजूद है ही। अपने अपने नाव पर, बोट्स पर बैठकर भी लोग इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये लेज़र शो की तस्वीरें जो इस वक्त बनारस की घाटों पर आप देख सकते हैं। देव दीपावली का मौका है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन ये भव्य पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मार गिराया था और इसी खुशी में बनारस की घाटों में ये दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के बाद एक और बड़ा पर्व है जिसको सजाया जाता है। इस पर्व के लिए बनारस की घाटों को 11 लाख दिए आज बताया जा रहा है आज के दिन वहाँ जलाए जाएंगे। इससे पहले वहाँ पर आतिशबाजी होगी, लेज़र जो शोज़ हैं आप देख सकते हैं, लेज़र लाइट्स, रंगारंग लेज़र लाइट्स। ये सीधी तस्वीरें हैं वहाँ की, आप देख रहे हैं बनारस के घाटों को जैसे सजाया जा रहा है। हम लौटेंगे इन शानदार तस्वीरों पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज काशी की दीपावली है, देव दीपावली है। हम लौट रहे हैं तस्वीरों पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर लौटते हैं बनारस की घाटों पर जहां पर देव दीपावली की खासी तैयारी है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बनारस के घाटों की। आज देव दीपावली का भव्य पर्व वहां मनाया जा रहा है। 84 घाटों को 11 लाख दियों से सजाया जाएगा, उसी की तैयारी इस वक्त चल रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पर्व वहां मनाया जाता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु और देश विदेश से पहुंच रहे हैं सैलानी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। 11 लाख दियों को जलाने की तैयारी है। आप देख सकते हैं लोग अब दिए जलाना शुरू कर चुके हैं। 11 लाख दिए बनारस के 84 घाटों पर आज जलाए जाएंगे और इसी तरह मनाई जाएगी देव दीपावली बनारस की घाटों पर। भव्य आयोजन है, लेज़र शोज़ हैं, आतिशबाजी हो रही है, लाइटों से पूरे शहर को, घाटों को सजाया गया है। लाखों की तादाद में लोग आज इसमें शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ आप देख सकते हैं बनारस की घाटों पर और 11 लाख दीप आज बनारस की घाटों में प्रज्वलित किए जाएंगे। आज बड़ा दिन है, देव दीपावली यानी कि देवों की दीपावली आज बनारस की घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और अब महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता मारिया शकील ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मराठा आरक्षण समेत तमाम सियासी मुद्दों पर जवाब दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? लोकलाइज्ड इलेक्शन है और कैसा चुनाव है? बिल्कुल, ये स्थानिक मुद्दों पर चुनाव है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव है। हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और लोगों में आज इतना भरोसा पैदा हुआ है कि लोग कहते हैं ये अपनी सरकार है, ये हमारा सीएम है, ये अपना सीएम है। इतना जो उनमें लगाव और वो पूरी तरह उन्होंने ठान ली है कि फिर से महायुति सरकार इस राज्य में लाना, क्योंकि पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार जो थी 2019 में, उन्होंने सब काम में रोक डाल दी, स्टे दे दिया, स्पीड ब्रेकर डाल दिया और सब काम बंद कर दिए। मैं अभी काम गिनाऊंगा नहीं। मुंबई में तो सब अटल सेतु से लेके, कोस्टल से लेके, मेट्रो से लेके, नागपुर मुंबई से लेके कई प्रोजेक्ट हैं महाराष्ट्र के, किसानों के प्रोजेक्ट, जलयुक्त शिवार, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट था वो, तो ये सब
प्रोजेक्ट में उन्होंने रोड़े डाल दिए। अगर हमारी सरकार नहीं आती तो ये सब बंद पड़ गए। 10 साल 15 साल सरकार ये राज्य पीछे चले जाता, और ये हमने किया है। फिर इसके साथ विकास भी किया है। थाने में हम थे, वहां पर एक दिखता है कि एकनाथ शिंदे कॉमन मैन के चीफ मिनिस्टर हैं। ये कहा जा रहा है कि वर्षा खुल गया है। आपने जो 2.5 साल में किया है, आप होप कर रहे हैं कि वो 5 साल कंटिन्यू करिएगा, या चीफ मिनिस्टर थोड़ा 5 साल और होने के बाद एक डिफरेंट रूप में दिखेंगे? नहीं, देखिए क्या सीएम में मैं खुद ही समझता हूँ सीएम मीन्स कॉमन मैन। लोग कहते हैं सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कॉमन मैन। कॉमन मैन ज़मीन से जुड़ा हूँ, इसलिए कॉमन मैन मैं खुद को सोचता हूँ मैं हूँ। मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, आज भी कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। तो लोगों में जो एक भावना पैदा हुई है, वर्षा पहले क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, वर्षा में सबको आना नहीं होता था। एक आम आदमी तो जाने दो, एक विधायक को भी तकलीफ था। आज यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। ये वर्षा सबके लिए है। ये क्या हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है। तो जनता का काम यहाँ होना चाहिए, जनता को यहाँ अंदर एंट्री होनी चाहिए, ये उनकी प्रॉपर्टी है। क्या ये एकनाथ शिंदे का पर्सनल बैटल है, एक क्वेस्ट है? क्योंकि 2.5 साल के आप मुख्यमंत्री हैं, आपको एक लगता है कि आई हैव टू सेंड अ मैसेज टू द शिवसेना, जो पुराना शिवसेना था, उद्धव ठाकरे को और जनता को भी। क्या कोई आप अपनी लड़ाई कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरी लड़ाई क्या है, मैं कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई, मेरी सोच और मेरी भूमिका जो है आज इस राज्य को आगे बढ़ाना। और ये पर्सनल लड़ाई क्या है, ये जो पहले तो जो उद्धव जी, ये तो बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को ही उन्होंने छोड़ दिया, विचार को त्याग कर दिया। अब इस सब ये बीजेपी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। जैसे मैंडेट दिया था जनता ने शिवसेना बीजेपी को, वो तोड़ दिया उन्होंने कुर्सी के लिए। तो कैसे रहेंगे हम लोग? मराठवाड़ा में भी एक सेंस दिख रहा है कि मराठा चीफ मिनिस्टर ने जो मराठा एजिटेशन है उसको मैनेज कर लिया है। मैनेज की बात नहीं, मराठा समाज को जो देना था आज तक उसको सिर्फ यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। जब देने का मौका था तो 50-60 साल जिन्होंने राज किया तो उनको देना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, सत्ता चलाई, राज चलाया, लेकिन उनको नहीं दिया। अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब 10% 12% दिया था। वो हाईकोर्ट में भी प्रोटेक्ट किया था, लेकिन सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, वो नहीं उसको प्रोटेक्ट कर पाई। क्यों? वो उनकी गलती है, उनका फेलियर है। तो जब हमारी सरकार फिर आई, हमने उसको 10% दिया है। कुनबी सर्टिफिकेट देना बंद था, हमने शुरू किया है। जस्टिस शिंदे कमेटी हमने फॉर्म की, हमने बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया है, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस प्रूव किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसलिए हम देने वाले लोग हैं, हमने देकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, और आगे देंगे। हम किसी और ओबीसी हो या और कोई समाज हो, उसको डैमेज, उसका नुकसान, उसका कम करके हम नहीं देंगे, लेकिन जिसका हक है उसको देंगे हम। अभी 10% में तो मराठा समाज के लोग नौकरियां पा रहे, शिक्षा ले रहे। 23 तारीख को कितना नंबर दे रहे हैं आप अपने आप को? कुछ एक नंबर दे दीजिए। थम्पिंग मेजॉरिटी। एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है महाराष्ट्र में चुनावों के लिए और चुनाव प्रचार पूरी चरम पर हैं। महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति की ये लड़ाई देखना होगा 23 तारीख को, आखिर जनता वहां क्या फैसला सुनाती है। 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।